साथियों नमस्कार। आज हम लोग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आधुनिक भारत के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, यह विषय टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें से पर्याप्त महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य ही आते हैं। साथियों, हम लोग सबसे पहले 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात इस क्रांति के स्वरूप, योजना और असफलता के कारणों पर चर्चा करने के बाद इस क्रांति के परिणामों को जानेंगे। मित्रों, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास की संपूर्ण जानकारी और प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण तथ्य आपको मेरे चैनल पर ही मिलेगा। साथियों, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के पूर्व भी भारत में अनेक स्थानों पर विद्रोह हुए थे। सन 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके नवाब मीर कासिम से मिल गए थे। इसी क्रम में 1806 ईस्वी में बिल्लौर मठ में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह करके मैसूर के नवाब का झंडा फहराया था। इसी क्रम में 1825 ईस्वी में असम के तोपखानों में भी सैनिक विद्रोह हुआ था और 1849-50 में पंजाब में गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई थी। लेकिन 1857 का विद्रोह आधुनिक भारत के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विद्रोह था। अधिकांश इतिहासकार बताते हैं कि विद्रोह का मुख्य कारण सैनिकों की शिकायतें और चर्बी युक्त कारतूस था। लेकिन 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारणों पर अगर हम लोग अच्छे दृष्टि से प्रकाश डालें तो इस विद्रोह के लिए राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यक्तिगत नीति और वेलेजली की सहायक संधि 1857 के विद्रोह को जन्म देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। डलहौजी ने अपने व्यक्तिगत नीति द्वारा जैतपुर, नागपुर, झांसी, संभलपुर इत्यादि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। साथ ही अवध के नवाब को गद्दी से उतार दिया और भूतपूर्व पेशवा की पेंशन भी जब्त कर ली थी। यह सभी कारण व्यापक असंतोष फैलाने के लिए पर्याप्त थे। प्रशासनिक राजनीतिक कारण भी विद्रोह के लिए जिम्मेदार थे। प्रशासनिक कार्यों में भारतीयों की भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद तक नहीं पहुंच पाता था। न्याय क्षेत्र में अंग्रेजों को हर स्तर पर भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया था। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था ने भी अधिकांश अभिजात वर्ग को निर्धन बना दिया था। साथियों, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महालवाड़ी व्यवस्था द्वारा भी किसानों का जबरन शोषण हुआ था और वे निर्धनता के कुचक्र में फंस गए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के लिए सामाजिक और धार्मिक कारण भी जिम्मेदार थे। अंग्रेजी प्रशासन की सुधारवादी नीति के कारण परंपरागत भारतीय प्रणाली और संस्कृति संकटग्रस्त स्थिति में पहुंच गया, जिसका रूढ़िवादी भारतीयों ने जमकर विरोध किया था। मित्रों, ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं अंग्रेजी सरकार के द्वारा प्रदान की गई। 1856 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही उन्हें नौकरियों में पदोन्नति, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की गई थी। अंग्रेजों की यह नीति भारतीयों को शर्मिंदा करने वाली थी और इस तरह से भारतीयों को इस नीति ने अंतिम रूप से विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। साथियों, 1857 के ईस्वी के विद्रोह के लिए आर्थिक कारण भी जिम्मेदार थे। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का सबसे बड़ा अभिशाप था देश का आर्थिक शोषण। प्लासी के युद्ध के बाद निरंतर
भारत का शोषण होता रहा, जो शायद जन असंतोष का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। आर्थिक शोषण और उसके पारंपरिक आर्थिक ढांचे का पूर्णतया विनाश किसानों, दस्तकारों और हस्तशिल्पकारों तथा बड़ी संख्या में परंपरागत जमींदारों को दरिद्र सा बना दिया था। जमींदारों और किसानों का उत्पीड़न और उनसे बड़ी मात्रा में धन की उगाही ऐसे कारण थे जिन्होंने असंतोष को जन्म दिया था। परिणाम स्वरूप विद्रोह की भूमिका तैयार हो चुकी थी। 1857 के विद्रोह के लिए सैनिक कारण भी जिम्मेदार थे, जिन्होंने इस विद्रोह की पृष्ठभूमि ही तैयार कर दी थी। साथियों, अंग्रेजी सेना में कार्यरत भारतीय सैनिकों में अधिकांश कनिष्ठ अफसरों को पदोन्नति का कोई फायदा नहीं दिया गया था। पदोन्नति से वंचित, वेतन और वेतन की न्यूनतम मात्रा तथा भारत की सीमाओं से बाहर भारतीय सैनिकों को युद्ध के लिए भेजा जाना और समुद्र पार भेजने पर भी उन्हें वेतन भत्ता न देना आदि ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दे दिया था और वे विद्रोह के लिए विवश हो चुके थे। साथियों, चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। ऐसे समय में जब अनेक कारणों से जनता में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला पहले से ही भड़क रही थी, लॉर्ड कैनिंग की दो घोषणाओं ने आग में घी डालने का काम किया। वे दो घोषणाएं यह थी कि भारतीय सेना को समुद्र पार के ब्रिटिश प्रदेशों में सेवा का कार्य किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था, जिसे भारतीय सैनिक अपने कर्तव्य के विरुद्ध समझते थे। लॉर्ड कैनिंग की दूसरी घोषणा थी कि सैनिकों को एक ऐसे कारतूसों के प्रयोग के लिए विवश होना पड़ता था जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई होती थी। लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने 1857 के विद्रोह में सैनिकों के प्रयोग के लिए ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू करवाया, जिसमें कारतूस को लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था, क्योंकि कारतूस में गाय और सूअर दोनों की चर्बी लगी हुई होती थी। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों भड़क उठे। परिणाम स्वरूप 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। ऐसा नहीं है कि 1857 का विद्रोह अकस्मात फूट पड़ा हो। इसके पीछे पर्याप्त संगठन और तैयारियां भी की गई थीं। साथियों, अजय मुल्ला ने बिठूर में नाना साहब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 की क्रांति का दिन निश्चित किया था और क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया था जो विद्रोह में शामिल थे और रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। दोस्तों, लेकिन चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से चारों तरफ व्याप्त असंतोष ने विद्रोह के लिए निर्धारित तिथि से पहले ही विस्फोट को जन्म दे दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध पहली घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में घटी, जहां मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी के कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को अदालत के निर्णय के बाद मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी। साथियों, भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की एक पैदल सैन्य टुकड़ी ने चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था और अपने उच्च अधिकारियों की हत्या करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर चुके थे और 11 मई को सुबह विद्रोहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को पुनः भारत का सम्राट और विद्रोह का नेता घोषित कर दिया। देखते ही देखते दिल्ली विजय का समाचार पूरे भारत में फैल गया। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत होती है। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जिसमें उनकी सहायता तात्या टोपे ने की थी। दिल्ली में 82 वर्षीय बहादुर शाह ने बख्त खान के सहयोग से विद्रोह का नेतृत्व किया था।
लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने अल्प आयु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंस पर आक्रमण कर दिया। झांसी में 4 जून को रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत होती है, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साहस और पराक्रम से अंग्रेजों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया था। परंतु झांसी के पतन के बाद रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई और अनेक युद्धों में अंग्रेजों को पराजित करने के पश्चात अंग्रेज जनरल हीरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 ईस्वी को वीरगति को प्राप्त हो गई। जगदीशपुर में वहां के प्रमुख जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का झंडा फहराया और फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्लाह ने अपना नेतृत्व दिया था। कोटा राजस्थान में एक भारतीय सैन्य टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर विद्रोह कर दिया था। देखा जाए तो दक्षिण भारत में जिसका अधिकांश हिस्सा विद्रोह के समय शांत था, कि सतारा और कोल्हापुर में 1857 के विद्रोह का कुछ प्रभाव देखने को मिला था। बंगाल, पंजाब, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जहां पर विद्रोह पनप ना सका। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी सरकार की मदद भी की थी। साथियों, विद्रोह की असफलता के कई कारण थे जिन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे। इनमें सबसे प्रमुख कारण था एकता, संगठन और साधनों की कमी। विद्रोह की न तो कोई सुनियोजित योजना थी और न ही कोई कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर रह गया। यहाँ जहाँ विद्रोहियों के पास इक्का दुक्का जैसे तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई जैसे नेता थे, वहीं कंपनी के पास लॉरेंस बंधु, हैवलॉक, एडवर्ड्स जैसे योग्य सेनापति थे, जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर भी राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बनकर 1857 के विद्रोह ने इस उपलब्धि को प्राप्त कर लिया, जो अन्य विद्रोह के लिए संभव ही नहीं था। साथियों, 1857 का विद्रोह सिर्फ सैनिक विद्रोह ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि इसमें किसानों और जनसामान्य लोगों की भी भागीदारी थी। इसे भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष माना जा सकता है। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है, 1857 का विद्रोह साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रवाद प्रतीक था, क्योंकि इसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने दोनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और दोनों का ही एक ही लक्ष्य था, साम्राज्यवादी शासन को उखाड़ फेंकना। लेकिन विद्रोहियों में राष्ट्रीयता का अभाव होने के कारण यह सफल न हो सका। साथियों, अब हम लोग 1857 के विद्रोह के परिणामों पर चर्चा करेंगे। 1857 के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। साथियों, एक भारत का मंत्री अथवा या तो सचिव और 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई और उद्घोषणा में गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि दे दी गई और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दी गई। लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया गया और एक समान कानूनी सुरक्षा सभी को उपलब्ध कराना आदि वायदा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारतीय जनता को किए गए। भारत में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली स्थापित हो सके, इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसमें पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा की गई व्यवस्था समाप्त कर दी गई। साथियों, इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के कारणों पर, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर और इसकी असफलता और परिणामों पर चर्चा किए हैं। साथियों, आने वाले वीडियो में हम लोग अंग्रेजी शासन काल में भारत में शिक्षा के विकास पर चर्चा करेंगे।
इसी के साथ मित्रों, मेरा आप सभी को नमस्कार।